कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रोड से, जहां पर एक किनारे पे एक गाड़ी खड़ी होती है और उसकी बैक सीट में एक जवान लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़की दो अनजान आदमियों के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी सामने वाला आदमी दूसरे आदमी को कहता है कि वो लड़की अब उसकी है। तभी उस गाड़ी के शीशे ऊपर होने लग जाते हैं और गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ पर लड़की को पता चलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी लड़की बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और हमें कई साल आगे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की एक गाड़ी में बैठकर दूर अपने वेकेशन हाउस की तरफ जा रही होती है। उस लड़की का नाम एमा ब्रेड था और उसे एक आदमी लेकर जा रहा था जिसका नाम था जो। जो बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और एमा से बात करने की कोशिश कर रहा था। जो को एमा के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। तभी वो उससे पूछ लेता है कि वो अकेली क्यों जा रही है और उसके साथ कोई और क्यों नहीं है। तभी एमा उसे बता देती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उस जगह पर जा रही है और अगले ही दिन उसका पति वहां पर आ जाएगा। अब कुछ घंटे चलने के बाद आखिरकार एमा अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। वो एक घर पे पहुंचती है जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उसके आसपास कोई घर नहीं था। तभी एमा का ड्राइवर जो उसे बताता है कि वो कभी कभार उस जगह पर शिकार करने के लिए आता जाता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां पर एक घर भी मौजूद है। अब जो वहां से जाने से पहले एमा से कुछ एक्स्ट्रा टिप मांग लेता है। जो बहुत ज्यादा जरूरत में लग रहा था, इसलिए एमा उसे कुछ पैसे दे देती है। अब उसके जाने के बाद एमा उस घर का दरवाजा खोलने के लिए उसके अंदर एक कोड डाल देती है, जिसकी वजह से उस घर के सारे सिक्योरिटी अलार्म्स बंद हो जाते हैं। ये घर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से बनाया गया था और बहुत ज़्यादा सिक्योर था। एमा एक बटन से सारी एडवांस खिड़कियां खोल देती है और सामने के दरवाजे में कई सारी मैग्नेटिक लॉक्स लगी हुई थी। अब इसके बाद एमा उस घर की हर चीज़ चेक करने लग जाती है। वो खाना बनाने की सारी चीज़ें देखती है सबसे पहले, फिर उसके बाद किचन के ड्रॉर्स देखती है और आखिरकार वो वहाँ पर लगा हुआ फ़ोन लाइन भी चेक कर लेती है। उस घर में एमा को एक बुक भी मिल जाती है जिसमें उस घर के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए थे, उन लोगों के लिए जो उस घर को रेंट पे लेते हैं। अब एमा उस घर के सारे कमरे देखने लगती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक रूम लॉक पड़ा हुआ है, इसलिए वो दूसरे रूम में जाती है और अपना सारा सामान बैग से निकालकर अनपैक करना शुरू कर देती है। अब बाद में शाम को एमा कुछ देर के लिए स्विमिंग करती है और फिर शावर लेने के लिए चली जाती है। अब तभी जैसे ही वो शावर से बाहर आ रही होती है, तभी उसे कोई तेज नॉकिंग सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एमा उसी हालत में बाहर चली जाती है और उसे दरवाजे के सामने कुछ फूल दिखाई देते हैं जिसमें उसके लिए एक नोट भी लिखा हुआ था। तभी एमा उन फूलों को अंदर लेकर आ जाती है। वो अपना दरवाज़ा फिर से लॉक कर देती है और बाद में एक वाइन का ग्लास भरकर वो आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी गलती से वो कुछ वाइन अपने सामान पर गिरा देती है और जैसे ही वो किचन के टेबल को साफ करने जाती है, उसे फ्लोर और टेबल के बीच में एक छोटा सा गैप दिखाई दे जाता है। तभी वो फ्लैशलाइट की मदद से टेबल के नीचे देखने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि पानी उसके नीचे जा रहा है। अब जैसे ही वो और छानबीन करने वाली होती है, तभी अचानक उसका फोन बजने लग जाता है और उसका ध्यान वहां से हट जाता है। एमा उस कॉल पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, मगर तभी उसके घर के पास एक गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से अब उसका ध्यान पूरा गाड़ी की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका पति, जिसका नाम हेनरी ब्रेड था और जो कल आने वाला था, वो एक दिन पहले ही उस घर पे आ गया था। अब यहाँ पर अजीब बात ये थी कि एम्मा अपने पति को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, जबकि वो दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए उस घर में आए थे। अब हेनरी जब वहाँ आता है, वो एम्मा से उसके सफर के बारे में पूछ लेता है और कहता है कि उसे घर कैसा लगा। एम्मा उसे बताती है कि वो अपने आप की हिफाजत कर सकती है और उसने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से रखा था, और वो ये भी कहती है कि वो गलती से अपनी नोटबुक उसी गाड़ी में छोड़ आई है जो गाड़ी उसे ही वहां पर लेने के लिए आई थी। अब कुछ देर बाद एम्मा और हेनरी दोनों घर के बैकयार्ड में वाइन पीने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि एम्मा और हेनरी 9 साल से साथ हैं और अब वो दोनों अपनी शादी में कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनकी शादी ठीक नहीं चल रही। तभी हेनरी उसके साथ प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्मा मना कर देती है। वो कहती है कि उसे बहुत थकान लग रही है। अब यहाँ पर सब कुछ साफ हो जाता है कि उन दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम है और शायद यही उनकी शादी में एक मसला बना हुआ है। अब हेनरी भी वापस घर के अंदर चला जाता है और जब एम्मा उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी हेनरी कहता है कि उसे एक और ड्रिंक चाहिए, जिसके बाद हेनरी उन दोनों के लिए थोड़ा सा ड्रिंक एक ग्लास में डाल देता है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हेनरी 9 साल पहले एमिली नाम की एक औरत से शादीशुदा था और उनका एक बेटा भी था। अब कुछ देर बाद अचानक एम्मा अपना चार्जर प्लग नहीं कर पा रही थी और उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। तभी हेनरी उसकी मदद करता है। अब आखिरकार एम्मा बेड पे गिर जाती है। उसी वक्त हेनरी भी बता देता है कि उसे भी बहुत अजीब लग रहा है और इसलिए वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। बाद में रात को घर का सिक्योरिटी सिस्टम, जहां पर रेड लाइट लगी हुई थी, वो ग्रीन हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उस घर में कोई घुस गया है। अब यहाँ पर एक इंसान की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं जो उस कमरे में आ जाता है। वो पहले एम्मा के कपड़े बदल देता है और उसे कुछ इंजेक्शंस देने की तैयारी करना शुरू कर देता है। उस अनजान इंसान ने एक मास्क भी लगा रखा था जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। अब अगली सुबह जब एम्मा और हेनरी जागते हैं, तभी एम्मा को अपने साइड टेबल पर एक रोज पड़ा
हुआ मिलता है और उसका फोन वहां से गायब हो गया था और उसके साथ में ही एक नोट भी पड़ा हुआ था और 2 कॉफी के कप्स भी पड़े हुए थे जो पहले से बने हुए थे। पहले तो एम्मा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर अचानक उसे पता चलता है, वो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसने क्या पहना है। तभी वो हेनरी को बताती है कि उसने काफी एक अच्छा नाइट गाउन पहना है जो उसने सोने से पहले नहीं पहना था। तभी वो हेनरी से कॉफी के बारे में भी पूछ लेती है। पहले तो हेनरी इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था और वो बस सोना चाहता था, लेकिन एम्मा उसे और आराम नहीं करने देती। अब वो दोनों साथ मिलकर उस नोट को पढ़ने लग जाते हैं जो उन दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी की विश देता है। अब सारी चीजें और अजीब हो जाती हैं जब हेनरी कहता है कि उसने कल रात को अपनी बीवी के लिए कोई फूल नहीं भेजे थे और उन दोनों को ये भी पता चलता है कि उन दोनों के फोन्स वहां से गायब हो गए हैं। अब जैसे ही हेनरी अपनी अलमारी को देखने लग जाता है, उसे भी पता चलता है कि कुछ तो वहां पर गलत हो रहा है, क्योंकि उस अलमारी में लटके हुए सारे कपड़े उसके नहीं थे। इसीलिए वो दोनों वापस अपनी गाड़ी में जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन वहां पर उन दोनों को अपनी गाड़ी की चाबियां ही नहीं मिल रही थी। तभी अचानक उन दोनों को गाड़ी के पीछे से उन पेड़ों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां पर किसी को गुजरते हुए भी एक बार के लिए देख लेते हैं। तभी हेनरी कहता है कि वो वहां पर देखने के लिए चला जाएगा और वो एम्मा को घर वापस जाने को कह देता है। एम्मा जैसे ही अंदर जाती है, वो सारे दरवाजे लॉक कर देती है। तभी वो मदद लेने के लिए लैंडलाइन फोन उठाती है, लेकिन फिर उसे फोन से एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि उन दोनों को उसकी बात माननी होगी। तभी टीवी ऑन हो जाता है और उस पर घर के आसपास सारे कैमरेज लगे हुए दिख जाते हैं, जहां पर एम्मा की पहली गुजारी हुई सारी वीडियो चल रही होती है। तब उसे पता चलता है कि कोई उस घर को देख रहा है कैमरेज से। अब कुछ ही पल बाद हेनरी के सर से खून निकल रहा होता है और वो घर के अंदर वापस आ जाता है। वो एम्मा से कहता है कि किसी ने उसे पीछे से मारा और उस पर हमला कर दिया, जिसका चेहरा वो नहीं देख पाया। तभी लैंडलाइन फोन अचानक से फिर से बजने लग जाता है। हेनरी फोन उठाता है और वो आवाज पहले से उन्हें बताती है कि वो दोनों घर छोड़कर नहीं जा सकते और वहां पर रहने के लिए उन दोनों को उस आदमी की आवाज सुननी होगी और वो जो भी कहेगा उन सारी बातों को मानना पड़ेगा। और वो आदमी हेनरी को बताता है कि उसे सब कुछ पता है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस घर में, और वो ये भी बताता है कि उस घर के अंदर रहना उन दोनों के लिए अच्छा होगा। अब जैसे ही एम्मा वहां से भागने के लिए घर से निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं और सारी एडवांस्ड विंडोज जिन पर लोहे की ग्रिड्स लगी हुई थी वो बंद हो जाती हैं। तभी एम्मा एक स्टूल उठा लेती है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे दर्द होने लग जाता है। वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। तभी हेनरी उसके पास दौड़ के जाता है और उसे अपनी बीवी के कान के पीछे एक अजीब सा डिवाइस दिखाई दे जाता है, जिसकी वजह से एम्मा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वो आदमी उन दोनों को फिर से कहता है कि उन दोनों को अपने आप को बचाने के लिए उस घर के अंदर ही रहना चाहिए। जब हेनरी को पता चलता है कि वहां के स्मोक डिटेक्टर में कैमरा छुपाया हुआ है, वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसका सोनिक डिवाइस भी ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। तभी वो आवाज फिर से उन्हें बताती है कि उन दोनों को उसकी बात सुननी चाहिए और वो कहता है कि वो तभी बच सकते हैं अगर वो उनकी बात मानेंगे। इसके बाद वो आवाज हेनरी और एम्मा दोनों को बेडरूम में जाने के लिए कह देता है। अब बेडरूम में जाने से पहले वो आवाज हेनरी को बताती है कि एक असली मर्द अपनी बीवी के लिए दरवाजा खोलता है। तभी जब हेनरी दरवाजा खोलता है, वो आवाज एम्मा को उसे थैंक यू और उसे हंसते रहने के लिए कह देता है। अब उस आवाज की सारी बातें मानते हुए वो दोनों खुद को महफूज कर लेते हैं और 1950s के स्टाइल के कपड़े पहन लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों फिर से किचन की तरफ वापस आ जाते हैं। तभी एम्मा डिनर बनाना शुरू कर देती है जैसा उसे बताया गया था। इसी बीच हेनरी को बताया जाता है कि वो एक बुक शेल्फ के पीछे से छुपाया हुआ लैपटॉप निकाले और एम्मा के पास बैठ जाए। इसी बीच उस घर का पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया था। एम्मा आराम से अपना डिनर बना रही होती है। तभी हेनरी को लैपटॉप पर एक फाइल खोलने के लिए कह दिया जाता है और जब वो फाइल खोलता है उसे एक शॉक लगता है। फाइल में एम्मा और किसी और आदमी के बीच में टेक्स्ट मैसेजेस के सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। हेनरी कांपना शुरू कर देता है। तभी वो आवाज हेनरी को वो सारे मैसेजेस तेजी से पढ़ने के लिए कह देता है। इसी बीच उसकी बीवी वहीं पर खाना बना रही होती है। तभी वो आवाज उससे कहती है कि प्यार कई बुरे कामों में छुपाया होता है और सच सामने से प्यार बढ़ जाता है। सच सुनना मुश्किल होता है मगर उससे पूरा प्यार साफ हो जाता है। अब हेनरी के लिए और भी बुरा होना शुरू हो जाता है जब दूसरी फाइल में एम्मा को रायन नाम के एक दूसरे आदमी के साथ बेड पर वीडियो में दिखाया जाता है। हेनरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जाने लग जाता है, लेकिन वो आवाज उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें एक साथ बेड पर खाना खाना होगा। अब खाना खाते हुए हेनरी अपनी बीवी से पूछता है कि वो कौन आदमी था जिसके साथ वो अफेयर कर रही थी। तभी उसकी बीवी उसे बताती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो उससे माफी मांगने लग जाती है। अब इसकी वजह से हेनरी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसलिए वो उससे कहता है कि पहले जब वो प्यार करना चाहता था तब एम्मा ने मना कर दिया था क्योंकि वो किसी और के साथ अफेयर में थी। अब जब वो दोनों वापस अपने कमरे में जाते हैं, हस्बैंड हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसके बावजूद वो आवाज
आवाज उन दोनों को डांस करने का ऑर्डर दे देती है। इसी बीच वो टीवी पर उन दोनों की उनकी शादी की वीडियो भी दिखा रहा होता है, मगर हेनरी डांस करने से मना कर देता है। तभी अचानक उसके सर में सोनिक डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। वो आवाज बताती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो आवाज उन दोनों को बेड पे जाकर प्यार करने को कह देती है। इसी बीच एमा खुद को अपने पति को देखने से रोकने लग जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि उसे इन सब कुछ में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो अपने पति के साथ प्यार नहीं करना चाहती थी। अचानक हेनरी रुक जाता है और कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसका सोनिक डिवाइस दोबारा से ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाद में जब एमा उसके जख्म ठीक कर रही होती है, हेनरी एमा से पूछता है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं प्यार करने से। तभी एमा को कहानी की शुरुआत में उसकी कई साल पहले हुए वो काम याद आता है। वो बताती है कि वो बोलने के बजाय उसका खामोश रहना बेहतर था। अभी यहाँ से सब कुछ साफ हो जाता है कि कहानी की शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी वो एमा थी, जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था उस गाड़ी में। अब हेनरी एमा से वादा करता है कि वो हमेशा उसकी सुरक्षा करेगा और आने वाले कल में वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा जिससे एमा को कोई परेशानी हो। अब ऐसा लग रहा था कि हेनरी फिर से एमा के साथ अपनी शादी सुधारना चाहता था। कुछ देर बाद स्पीकर्स में से सोनिक क्रैकर सुनाई देते हैं। तभी उस ड्राइवर जो की आवाज़ फ्रंट स्क्रीन से दिखाई देती है, जो उनके घर पे आया था। जो को एमा की नोटबुक उसके गाड़ी में मिल गई थी और वो उसे वापस करने के लिए उनके घर पर आया था। अब एमा और हेनरी दोनों जल्दी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों जो का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए उन दोनों को सुन नहीं पा रहा था। जिसके बाद एमा फिर एक तेज लाइट लेती है और जहां पर एक छोटे से सुराग से फ्लैशलाइट इस्तेमाल करते हुए आराम से जो का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जो आखिरकार उन दोनों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुन लेता है, मगर बदकिस्मती से जैसे ही जो गेट पर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई आदमी अचानक वहां पर कूद कर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे घसीट कर वहां से ले जाता है। ये देखकर एमा को पता चलता है कि अगर उनके साथ बात करने वाला इंसान जो के साथ ऐसा कर रहा है तो कोई भी उन पर नजर नहीं रख रहा उस समय। वो तुरंत स्मोक डिटेक्टर पर लगे हुए कैमरे को चेक करती है और उसे बंद कर देती है और उसे कोई भी शॉक नहीं लगता। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी दूसरी जगह पर बिजी है। हेनरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि एमा इतनी ज्यादा होशियार है कि वो ऐसा सब कुछ कर रही है। तभी एमा फैसला करती है कि वो किचन के टेबल के नीचे उस छोटी सी जगह को चेक करने जाएगी जहां पर उसने पहले कुछ देखा था, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जब उसे टेबल के नीचे एक छुपाई हुई जगह मिल जाती है। तभी हेनरी उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि उन दोनों को वहां अंदर जाना चाहिए। इसके बावजूद एमा उसके अंदर जाती है और नीचे उसे कुछ नहीं दिखाई देता जो उसकी मदद कर सके। उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। तभी हेनरी को किसी के घर में आने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जैसे ही मुड़ता है तभी अचानक वो आदमी जो द होस्ट था एमा को नीचे जाते हुए देख लेता है और वहां से बाहर निकाल लेता है। तभी वो आदमी अपने हाथ पर लगी हुई डिवाइस से सोनिक डिवाइस ट्रिगर कर देता है, जिसके बाद वो आदमी एमा के बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जब एमा को होश आता है, उसे दिखाई देता है कि उसे एक अलग तरह की पुरानी ड्रेस पहनाई गई है और लिविंग रूम में एमा के लिए एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। और जब वो देखती है वहां पर एक बेहोश आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। वो आदमी रायन था। और जब एमा उसे खोलने के लिए जाती है तभी वो आवाज उसे धमकी देती है कि उसे खोलने की गलती मत करना। अब रायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाता है जब उसे पास के टेबल में एक चाकू दिखाई देता है। वो हेनरी से मदद मांगने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है, जिसके वजह से उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रायन ने हेनरी की बीवी के साथ अफेयर किया था। अब सारी चीजें और भी खराब हो जाती हैं जब रायन पूछता है कि अगर वो हेनरी के साथ इतनी खुश थी तो वो उसके साथ उसके घर पे उसके बेड पे क्या कर रही थी। ये सुनकर हेनरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो चाकू लेता है और रायन पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो आवाज़ उसे रोक देती है। इसके बजाय वो उसे ऑर्डर देती है कि वो चाकू एमा को दे दे। अब वो आवाज़ एमा को रायन को मारने का ऑर्डर दे देती है और वो धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हेनरी वहीं पर मारा जाएगा। अब एमा मना कर देती है, लेकिन आवाज़ हेनरी को इलेक्ट्रिक शॉक भेजकर टॉर्चर करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा की तरह वहीं पर गिर जाता है। अब एमा के पास और कोई चारा नहीं बची थी, इसलिए एमा रायन के पेट में चाकू घुसेड़कर उसे वहीं पर मार देती है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर उसे ऐसा करना पड़ा अपने पति को बचाने के लिए। अब बाद में एमा अपने बेडरूम में बैठी हुई होती है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि उसने अपने लवर को मार दिया है। तभी हेनरी उसे विस्की का गिलास देकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हेनरी कुछ काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब एमा उस विस्की को पीने वाली होती है, उसे अचानक याद आता है कि उस गिलास में शायद कुछ मिलाया गया हो सकता है, जैसे उन दोनों को पहली रात बेहोश कर दिया गया था।
तभी वो हेनरी को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे याद आता है कि कैमरा उसे देख रहा है। वो उस कैमरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए गिलास से पीने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो ध्यान से उस विस्की को बेड साइड के नीचे गिरा देती है और वो कैमरा उसे नहीं देख पाता। एमा फिर ऐसा नाटक करती है जैसे वो बेहोश हो गई हो, और जब वो मास्क वाला आदमी उसके पास आता है उसे देखने के लिए, उसे कोई शक नहीं होता। अब उस मास्क वाले आदमी के जाने के बाद एमा हेनरी का नाम लेकर उसे ढूंढती रहती है। तभी उसे पता चलता है कि वही कमरा जो उसके वहां आने के समय लॉक था, अब वो पूरा खुल चुका था। वहां पर एक अलमारी थी जिसके पीछे एक छुपाई हुई जगह उसे मिलती है। अंदर जाने के बाद एमा को कुछ विस्की के गिलास मिलते हैं और उसे पता चलता है कि ये मास्क वाले आदमी का सेंट्रल कंट्रोल रूम है, जहां से वो उन दोनों को देख रहा था। तभी एमा एक टीवी को ऑन करती है जिसमें 1950s का लग रहा था, लेकिन उसमें असल में प्रेजेंट टाइम की रिकॉर्डिंग्स दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि ईडन ग्रुप नाम का एक ग्रुप, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो बीवियों को सही रास्ता दिखाने के लिए सर्विसेज देती है आम लोगों को। ईडन ग्रुप सभी हस्बैंड से वादा करती है कि उनकी वाइफ सही तरह से बर्ताव करना सीख जाएंगी, वो उनके लिए खाना बनाएंगी और मैरिड कपल को पुराने जमाने की तरह वापस एक साथ करीब ले आएंगी। कुछ क्लाइंट्स का ये कहना था कि ईडन ग्रुप के साथ बिताया हुआ एक वीकेंड उनकी शादी के बचने का एक वजह था। अब पता चलता है कि ये रेंटल वेकेशन हाउस ये वही जगह थी जहां ये ग्रुप अपना काम करता था, और ये ग्रुप चाहता था कि मर्द अपनी शादी में सब कुछ कंट्रोल करें और सारी बीवियां उनकी सारी बातें मानें। अब यहाँ पर एमा एक और वीडियो देखती है जिससे उसे एक काला सच पता चल जाता है। यहाँ पर उस वीडियो में एमा को दिखाई देता है कि हेनरी ने अपनी विस्की गिरा दी थी पहली रात घर में आने के बाद। फिर उसी रात हेनरी ने एमा के कपड़े बदले थे। अब यहाँ पर पता चलता है कि हेनरी ने पहले जख्मी होने का नाटक किया था जब वो घर से बाहर गया था। उस पर असल में कोई हमला नहीं हुआ था और उसी ने रायन को घर में लाने में उस मास्क वाले आदमी की मदद की थी। ये सब देखकर एमा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि उसके पति ने ही उसके साथ इतना सब कुछ करवाया है। और जैसे ही एमा उन कैमरा मॉनिटर्स की स्क्रीन में देखती है, उसे दिखाई देता है कि हेनरी और वो मास्क वाला आदमी दोनों रायन की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे, जिसके बाद वो उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तभी एमा जल्दी से छुपाए हुए कमरे से बाहर चली जाती है और बेहोश होने का नाटक शुरू कर देती है। अब हेनरी और वो मास्क वाला आदमी जिसे होस्ट कहकर बुलाया जाता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे एमा ने रायन को मारा है और उसकी वीडियो बनाई गई है। वो उस वीडियो को इस्तेमाल करके एमा को कंट्रोल में रखने के बारे में बात करते हैं, जैसे उस ग्रुप ने हेनरी को वादा किया था। अब उस मास्क वाले आदमी का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसके बाद हेनरी एमा को गाड़ी में ले जाता है। अब वो दोनों हेनरी की चाबियां ढूंढने के लिए वापस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि एमा ने उस छुपाए हुए कमरे से वो चाबियां चुरा ली थी। और जैसे ही हेनरी और वो दूसरा आदमी घर के अंदर जाते हैं, एमा तुरंत सामने वाली सीट में आ जाती है। यहाँ उसे याद आता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे सोनिक शॉकर डिवाइस से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए वो गाड़ी की चाबी से अपना डिवाइस अपने कान के पीछे से निकाल देती है। जिसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है, तभी अचानक वो मास्क वाला आदमी उसके पास वापस आ जाता है। एमा उस आदमी को धकेल देती है और वो खुद को आज़ाद कर लेती है, जिसके बाद वो पास के ही उन पेड़ों में भागकर चली जाती है। बदकिस्मती से भागते हुए वो नीचे गिर जाती है। तभी मास्क वाला आदमी सोनिक डिवाइस एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है कि एमा ने अपना डिवाइस निकाल दिया है। अब एमा यहाँ पर तेजी से भागने लग जाती है, जितना तेज वो भाग सकती थी। तभी वो हेनरी के उस नकली खून का इस्तेमाल करती है जो उसने खुद को जख्मी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था, और वो मास्क वाले आदमी को अपने से बहुत दूर ले जाने के लिए धोखा दे देती है। अब जैसे ही वो आदमी उसे ढूंढ रहा था, एमा अचानक से पीछे से एक कोलते लेकर उसके मुंह पर मारती है, जिसके वजह से वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। तभी एमा उससे चाबियां लेकर वापस जाने वाली होती है, तभी वो उसका शॉकर डिवाइस भी अपने साथ निकाल कर ले जाती है। तभी अचानक वहां पर हेनरी आ जाता है। एमा नाटक करती है कि उस आदमी ने उस पर हमला किया और उन दोनों की लड़ाई में वो वहीं पर मर गया। अब जब हेनरी उस मास्क वाले आदमी को मरा हुआ देखता है, वो परेशान हो जाता है, मगर वो ऐसा नाटक करता है कि सब कुछ ठीक है और एमा की कहानी मान लेता है। लेकिन जब हेनरी एमा के कान से खून निकलते हुए देखता है, उसे पता चलता है कि एमा ने अपना डिवाइस निकाल दिया है और उसे सच पता चल गया होगा। अब हेनरी एमा को घर के अंदर वापस ले जाने के लिए उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ उसे वापस ले जाता है। अब अंदर जैसे ही जाते हैं, एमा डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हेनरी को शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसने भी अपना डिवाइस निकाल दिया था। तभी अचानक हेनरी एमा पर हमला कर देता है और वो ज़बरदस्ती करते हुए एमा का सर ज़मीन पर डाल देता है। अब अचानक एमा खुद को आज़ाद कर लेती है और हेनरी के प्राइवेट पार्ट पर लात मार देती है और उसका चेहरा खोद देती है अपनी शादी की अंगूठी से। एमा तब जल्दी से किचन की तरफ जाती है जब हेनरी उसका पीछा कर रहा होता है और वो उसकी टांग में चाकू मार देता है।
तभी एमा एक विस्की की बोतल उठाती है और हेनरी के सर में फोड़ देती है और दोबारा से भागने की कोशिश करती है। तभी एमा छुपाए हुए कमरे से वो सोनिक डिवाइस शॉकर इंजेक्टर ले लेती है। जैसे ही हेनरी उसे देखता है तभी एमा जल्दी से हेनरी के ऊपर वो सोनिक डिवाइस इंजेक्टर इस्तेमाल कर देती है। अब एमा जमीन पर गिर जाती है। तभी हेनरी उसे सब कुछ समझाना शुरू करता है कि उसने ये सब कुछ उसके लिए ही किया। हेनरी ये भी कहता है कि वो एमा को सोनिक शॉकर इंजेक्ट करने के बाद मारने वाला है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है जब एमा उससे अपनी की गई सारी गलतियों के बारे में उससे माफी मांगने लग जाती है। लेकिन तभी एमा वो सोनिक शॉकर डिवाइस उठाती है जो उसने मास्क वाले आदमी के लीडर से लिया था। वो जल्दी से उस डिवाइस को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक हेनरी के सर में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से पिघल जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब खुश होकर एमा वो डिवाइस विस्की के कप में डाल देती है और अपनी शादी की अंगूठी भी वहीं पर रखकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद एमा अपनी गाड़ी चलाते हुए वहां से जा रही होती है जब सुबह होने वाली होती है। तभी वो एक जगह रुकती है जब उसे दूर एक गाड़ी क्रैश होती हुई दिखाई देती है। तभी उसे पता चलता है कि जो अभी भी जिंदा है और वो उसी गाड़ी में पड़ा हुआ था। वो फिर जो की मदद करती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। तभी जो उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे मिसेस ब्रेट कहकर बुलाता है। ये सुनकर एमा कहती है कि वो उसे सिर्फ एमा कहकर बुला सकती है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।